टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम अम्ल क्षारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा है ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना, यानी जो प्रोटोन दाता और प्रोटोन ग्राही के रूप में हमने अम्ल क्षारों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, उससे पहले हमने आरएनए संकल्पना देखी थी, उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देख दिया, मतलब ब्रोंस्टेड-लोरी जो संकल्पना है उसका। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि जो अम्ल क्षार यदि हम बात कर रहे हैं, हमने इस प्रकार से स्टडी की है कि एक जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, वो तो आरएनए संकल्पना थी। यदि प्रोटोन दाता हो, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है कि वह अम्ल होते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमने क्षार के बारे में पढ़ा कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है ना, ये होते हैं आरएनए संकल्पना के अनुसार। ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार ये क्या होते हैं, प्रोटोन ग्राही होते हैं, ये प्रोटोन दाता होते हैं। तो ये दो संकल्पना के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। लेकिन हम बात करें कि कुछ अम्ल क्षार होते हैं वो अप्रोटीन प्रकृति के होते हैं, यानी हम बात करें कि वे अम्ल क्षार यानी ये संकल्पना अप्रोटिक अम्लों जैसे CO2 है, SO2 है, BF3 है आदि के लिए यह संकल्पना लागू नहीं होती है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि यह संकल्पना अप्रोटिक अम्लों, इसके बाद हमें लिखना है यह संकल्पना अप्रोटिक अम्लों, यानी जिसमें क्या हो, प्रोटीन नहीं पाए जाए। प्रोटोनों की अम्लों की हम बात करें, अप्रोटिक अम्लों जो प्रोटोन H+ आयन की हम बात करें वो ग्राही न हो, न दे न ले, ऐसी स्थिति आ जाए। तो यह संकल्पना अप्रोटिक प्रोटोन की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अम्लों व क्षारों जिससे हम बात करें CO2, SO2, BF3, CO2, SO2, BF3 के लिए अप्रोटिक अम्लों के लिए क्या होती है, लागू नहीं होती है, या उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता है। कुछ स्पष्ट नहीं कर सकती है, इनके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सकती है संकल्पना जो अप्रोटिक अम्ल हो। ठीक है ना, इसके बाद में हम बात करें कि अब इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं उनके लिए एक नई संकल्पना दी गई है और वह संकल्पना इलेक्ट्रॉनों के आधार पर दी है। तो इसके बाद में लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल क्षार की एक नई संकल्पना दी गई। इसके बाद में हम लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉन के आधार पर अम्ल व क्षार की एक नई संकल्पना दी गई, कि एक नई संकल्पना। ठीक है, उसमें देखो जैसे हमने बात की है कि यह जो ब्रोंस्टेड-लोरी जो संकल्पना है वो किस पर आधारित है, प्रोटोन पर आधारित है, यानी प्रोटोन दाता अम्ल होते हैं और प्रोटोन ग्राही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ये हमने स्टडी कर लिया, ध्यान रखना। ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना है वो प्रोटोनों पर आधारित है। इससे पहले हमने पढ़ी आरएनए जो संकल्पना थी वो H+ आयन व OH- पर आधारित थी, उनके आधार पर अम्ल क्षारों का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद में अगली जो लुईस अम्ल क्षार की लुईस जो संकल्पना हम पढ़ेंगे वह संकल्पना किस पर आधारित होगी, इलेक्ट्रॉनों पर आधारित होगी। किस पर आधारित होगी, इलेक्ट्रॉनों पर आधारित होगी। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ेंगे आगे जो संकल्पना होगी लुईस संकल्पना जो किस पर आधारित होगी, इलेक्ट्रॉनों पर आधारित होगी। तो ये टॉपिक हमारा हो गया किसके अंतर्गत, तो ब्रोंस्टेड-लोरी जो संकल्पना उसके अंतर्गत। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें आगे हम नया टॉपिक लिखेंगे, यानी नई संकल्पना की यदि हम बात कर रहे हैं
तो हम लिखेंगे अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा टॉपिक अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना। अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना, देखो जैसे नाम से मालूम चल रहा है, हमने पीछे की भी 2 संकल्पना पढ़ी है, जिन्होंने दी है उसी के नाम पर वह संकल्पना आधारित है। जैसे आर्यनियस ने दी तो आर्यनियस संकल्पना, ब्रोंस्टेड व लोरी ने दी तो ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना। अब ये लुईस नामक वैज्ञानिक ने दी थी तो ये कौन सी संकल्पना होगी? लुईस संकल्पना हो गई। इसके लिए कब दी थी इन्होंने? सन 1923 में। ये इलेक्ट्रॉन पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? इलेक्ट्रॉन पर आधारित थी। उन्होंने क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? ग्रहण करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बता देता हूं कि प्रोटॉन दाता तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा हम ऐसे बता दें, ये है अम्ल। वापस पीछे वाले चलते हैं, प्रोटॉन दाता, ये क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। तो बेटा हमने इसमें क्या देखा था कि H+ जो दे रहे हैं, H+ प्रोटॉन जो दे रहे हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। थोड़ा सा हमें दिमाग, मतलब एक प्रकार से हमें याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको कि प्रोटॉन दे रही है, प्लस दे रहे हैं, तो दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि ये क्या ग्रहण कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। कौन सी संकल्पना के अनुसार? लुईस संकल्पना के अनुसार। लिखने का तरीका बेटा ये ध्यान रखना, इनमें से एक याद कर लेना, दूसरा इसका थोड़ा सा अपोजिट हम कर देंगे। H+ ये होता है प्रोटॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन यदि दे रहे हैं तो उस स्थिति में तो ये क्या हो जाते हैं? अम्ल हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाते हैं? ये अम्ल हो जाते हैं। संकल्पना दोनों अलग अलग है, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा आइडियल रखोगे, इसका अपोजिट कर दोगे तो दोनों संकल्पना की परिभाषा हम दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसमें होता है वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, तो वो तो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। और उसमें लिखते हैं कि प्रोटॉन ग्राही होते हैं, तो यदि उसमें लिखे इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, इस हिसाब से रफ तरीके से थोड़ा सा हम याद कर लेंगे। याद करने का तरीका हमें मन में रखना है, फिर उसके बाद में आराम से हम अपनी भाषा में बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं? लिख के सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सन 1923 में, सन 1923 में लुईस नामक वैज्ञानिक ने, या लुईस ने यह संकल्पना दी। किसने दी? लुईस नामक वैज्ञानिक ने यह संकल्पना दी। आगे इसके बाद लिखेंगे कि इस संकल्पना के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार, अब क्या लिखना है? जो हमारी मेन जो परिभाषा है या मेन संकल्पना है वो लिखनी है। ठीक है ना। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें कि अम्ल क्या है? वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्षार का इसका अपोजिट हो जाएगा, तथा क्षार वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। ठीक है, हो गया दोनों के बारे में। अम्ल यानी वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं?
ग्रहण करते हैं, और क्षार वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, त्यागते हैं। तो ये क्या हो गया, अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन हो गया। अब इसका एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, जैसे ठीक है, इसमें देखो जैसे हम बात करें BF3 प्लस इसके साथ NH3, ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि दो ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इनका जो भी होगा साझा, जो हम बात करें उपसहसर्योज जो बंध द्वारा ही जुड़े होंगे फिर, ठीक है। उपसहसर्योज जो बंध पर क्या होता है कि दोनों का समान अधिकार होता है इलेक्ट्रॉनों पर, जो हम बात करें तो हो जाएगा F3B यानी BF3, बात वही है, इधर भी NH3, यानी ये उपसहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो नाइट्रोजन हम बात करें, जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वो यहाँ पर क्या है, ये क्षार है, ठीक है। और ये इसके यदि हम बात करें तो ये क्या है, अम्ल है, क्योंकि यहाँ पर देखो दिखाई दे रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, नाइट्रोजन 7 नंबर पर आ रहा है वैसे, तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है ना। और दो नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन युग्म को यदि त्यागते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे कि इसके अनुसार लुईस क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वह लुईस अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, यानी लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर दे देते हैं, ठीक है ना। और जो हम बात करें लुईस अम्ल है वो क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके क्या करते हैं, यौगिक बना लेते हैं। और ये जो होते हैं वो परस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं, उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसके बारे में हम कल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में हो गया, अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में।